हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम धारा घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले धारा घनत्व को परिभाषित करने से पहले हम एक चालक बना लेंगे। कोई चालक पदार्थ बना लिया। माना कि ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक है। कोई पाइप आकार का है, ऐसे छड़ के टाइप का, ऐसे जैसे पेन है। तो इसका जो भाग दिख रहा है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट हमने मान लिया ए। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे क्या मान लिया? ए, ठीक है। अब इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? आई धारा प्रवाहित हो रही है। और इस चालक का जो धारा घनत्व उसे हमने मान लिया जे। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें लिखेंगे माना कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। क्षेत्रफल क्या है? ए, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। वह चालक में प्रवाहित धारा क्या है? आई है। चालक में प्रवाहित धारा क्या है? आई। तथा चालक का धारा घनत्व क्या है? हमारा धारा घनत्व हमारा हो जाएगा जे, ठीक है। अब धारा घनत्व बराबर होता है चालक में प्रवाहित धारा बटा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है। तो हमारा धारा घनत्व होता है जे और चालक में प्रवाहित धारा क्या है? आई। और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी परिभाषा निकालना है। तो हम लिख लेंगे यदि जो क्षेत्रफल है हमारा वो हो गया 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर, ठीक है। स्क्वायर आता है। तो हमारा क्षेत्रफल यदि 1 हो गया तो जे बराबर क्या हो जाएगा? I/1। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। अब यहीं से इसकी परिभाषा निकलेगी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। क्या हो जाएगा? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से कितने एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जे से, ठीक है। परिभाषा क्या है? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये ए क्या है हमारा? एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए और एकांक क्यों? क्योंकि एक माना है। तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? हम धारा घनत्व कहते हैं। चालक का धारा घनत्व, इसे जे से दर्शाते हैं। अब इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे। तो लिख लेंगे जे का एसआई मात्रक, ठीक है। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो जे बराबर हमारा फॉर्मूला क्या था? जे बराबर सूत्र था I/A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई क्या है? एम्पियर। आई का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। और ए क्या है? क्षेत्रफल। तो इसकी इकाई क्या होती है? इसका वो एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया? जे का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू मीटर की पावर -2, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक देखोगे तो एम्पियर को हो जाएगा स्थित एम्पियर और मीटर को हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद जे का विमीय सूत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बड़े ब्रैकेट में जे, बड़े ब्रैकेट में आई और बड़े ब्रैकेट में ए।
तो क्या हो जाएगा, जे बराबर ए का विमीय सूत्र होता है, सॉरी आई का विमीय सूत्र ए होता है एम्पियर का, और ए क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, जे बराबर ए एल की पावर -2। इसे पूरे रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, m0 l की पावर -2 T0 ए इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी राशि कैसी है, एक सदिश राशि है। यदि राशि की बात हो तो क्या हो जाएगी, है एक सदिश राशि है। अब इसे सिस्टेमेटिक तरीके से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसे करंट डेंसिटी। क्या हो जाएगा, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा कोई चालक है, इसका ए दिख रहा है, ए भाग कहलाता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, चालक में प्रवाहित धारा आई तथा चालक के पदार्थ का धारा घनत्व जे है, तब धारा घनत्व बराबर होता है चालक में प्रवाहित धारा बटा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से भी इसकी परिभाषा निकाला सकती है कि चालक में प्रवाहित धारा व चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, किसको, अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व जे, चालक में प्रवाहित धारा आई और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब यहाँ से परिभाषा निकले थी, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो जे बराबर क्या हो गया, आई। ठीक है, फिर अब इसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, उस चालक के पदार्थ का धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे दर्शाते हैं। यह राशि कैसी है, एक सदिश राशि है। कैसी, सदिश। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है। जो धारा घनत्व है उसकी जो दिशा है कहाँ होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। ध्यान रखना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो इसकी दिशा भी धनावेश से ऋणावेश की ओर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जे का MKS पद्धति है मात्रक, तो MKS या SI, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परिवर्तित रूप हैं। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और CGS में पूछे तो स्थित एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विमीय सूत्र निकालना है तो जे बराबर सूत्र होता है I/A, जे बराबर I/A। तो I का विमीय सूत्र लिख देंगे और A का लिख देंगे, तो I का होता है A और A का होता है L स्क्वायर। अब ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाकर इसका हो गया माइनस का। फिर इसके बाद इसे सिस्टमेटिक तरीके से पूर्ण रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जे बराबर कोष्टक में m0 l की पावर -2 T0 ए इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। अब इसके बाद हम इसके कुछ नोट से देखते हैं। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, इनको आप याद रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I × T, हमने धारा की परिभाषा में पढ़ा है। अब आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्या होता है Q बराबर NE। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2, दोनों समीकरणों की तुलना कर दी जाएगी। तो इनके LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस IT की बराबर क्या हो जाएगा, NE। तो ये हो गया IT बराबर NE। यहाँ से धारा का मान निकलेगा तो जो T इंटू में है बटा में चला गया, तो I बराबर हो गया NE/T। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, NE/T। इसके बाद सेकंड नोट है हमारा, यदि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, कैसी, वृत्त के आकार गति कर रहा है, तो इसका आवर्तकाल बताना है। तो ये वृत्तीय गति कर रहा है, कोई आवेशित कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति के आकार में घूम रहा है, इसकी त्रिज्या R और केंद्र O है, तो वेग क्या है, V। तो हमने अभी पढ़ा है I बराबर क्या होता है, NE/T। अब चूंकि वृत्तीय गति कर रहा है तो हमने मान लिया कि यह कितने चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा, तो N बराबर हमने लिख दिया 1, चक्करों की संख्या है N। तो I बराबर क्या हो जाएगा, N का मान 1 हो जाएगा, तो E/T। ठीक है, अब इसे या करके ऐसे भी लिख सकते हैं E और अलग से 1/T, 1/T है। ठीक है, अब 1/T यानी ये 1/T क्या है, हमारी आवृत्ति है। क्या है, 1/T है हमारी आवृत्ति। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, देखिए कि आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। तो आवृत्ति को दर्शाते हैं F से दर्शा बटा आवर्तकाल T, मतलब 1/T बराबर होता है F। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। तो 1/T हमारा F का मान हो जाएगा, तो 1/T की जगह पर हमने क्या लिख दिया, F। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में कब आ गया, जब आवृत्ति F है और आवर्तकाल T है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट नोट आता है,
तीसरा नोट है, यदि एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में v वेग से वृत्तीय गति कर रहा है, वह वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तब अब हमने पढ़ा v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा, कोणीय वेग हमने पढ़ा हुआ है क्या, कोणीय वेग 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कोणीय वेग। तो v बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा, ठीक है, वृत्तीय पथ पे कर रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, कोणीय आवृत्ति 2 पाई अपॉन टी, कोणीय आवृत्ति क्या होती है 2 पाई अपॉन टी। तो इस ओमेगा की जगह पे लिख देंगे 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v बराबर r इंटू 2 पाई अपॉन टी। अब क्या करेंगे, इस टी का यहाँ गुणा कर देंगे, इसको बटा में ले जाएंगे, तो t यहाँ आ गया, v यहाँ, तो t बराबर हो गया 2 पाई r अपॉन v। अब चूंकि हमने पढ़ा है i बराबर क्या है, e अपॉन टी, जब n का मान 1 रख दिया था, ठीक है। तो अब i बराबर n अपॉन टी, तो इस t का मान हम जे वाले t का मान जे वाला उठा कहाँ रख देंगे, इधर। इसे समीकरण 1 नाम दे के लिख दिया, समीकरण 1 में t का मान रख देंगे, यहाँ a वाला मान रख देंगे, ये रख दिया। तो ये v पलट कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, e v अपॉन में 2 पाई r ये आ गया। तो ये एक i का मान यहाँ से निकाल आया, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, हम जानते हैं q बराबर आई टी होता है। अब हम यदि यहाँ से एक न्यू फॉर्मूला निकालना चाहें, धारा का मान, इस फॉर्मूले से हम किसका मान निकालें, धारा का मान परिवर्तन के रूप में, तो q बराबर आई टी हम लिख देंगे t के सापेक्ष अपकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अपकलन। तो इस q हमने आपको बताया जिसके सापेक्ष कर रहा है, जैसे d अपॉन डी लिख दिया, t के सापेक्ष कर रहा है तो t आ गया, तो d अपॉन डी टी सूत्र बन गया। तो q का q, यहाँ भी इसके आगे अपन क्या करेंगे, इसका फलन करेंगे, तो d अपॉन डी टी आएगा, लेकिन किसके सापेक्ष कर रहा है, t के, तो इस t का मान क्या हो जाएगा, 1, d अपॉन डी, और यहाँ t करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। जिसके सापेक्ष कर रहा है और जिस राशि का कर रहा है तो उसका इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मान t का हो गया 1, i का i, ठीक है। अब यह करके एक हट जाएगा, एक गुणा i में कर देंगे तो i आ जाएगा, यह करके i बराबर एक फॉर्मूला यहाँ से निकला है i का। फिर इसके बाद में i बराबर q अपॉन डी टी, ये भी हमने ऊपर निकाला है, यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा। तो क्या कर दिया हमने, डी टी का यहाँ तिरक गुणा कर दिया, तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, आई डी टी जे आ गया। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो इसके आगे भी समाकलन चिन्ह जाएगा, इसके आगे भी समाकलन, तो ठीक है। अब समाकलन कर रहा है डी क्यू का, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 का समाकलन क्यू के सापेक्ष, तो क्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अपकलन करते तो 0 हो जाता है, चर राशि का अपकलन 0 होता है, तो 1 का समाकलन क्यू के सापेक्ष कर रहा है तो क्यू हो जाएगा, और आई का आई, अब किसका कर रहा है, डी टी के सापेक्ष कर रहा है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, दोनों तरफ समाकलन हो रहा है, क्योंकि डी टी लिखा है तो टी के सापेक्ष, तो इसमें लिमिट आ जाएगी टी के रूप में, किसके रूप में, टी के रूप में। तो क्या हो जाएगा, लिमिट आ गई t1 से t2, t1 से t2 मतलब प्रारंभिक लिमिट और अंतिम लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट है, इस आवेश की मात्रा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, t1 से t2 तक, और i dt। अब यहाँ पर मान दिया रहेगा, लिमिट का दिया रहेगा, i का मान दिया रहेगा, ठीक है। और इस पर से बहुत सारे न्यूमेरिकली बन जाते हैं, तो ये कुछ नोट से ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।